देखिए, माँ महिम से मुलाकात के कई विषय थे, राजनीतिक भी एक दो विषय थे, पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जिस कारण आज माँ महिम राज्यपाल जी से आज मुलाकात की गई, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती दिवस आगामी 5 तारीख को है, 5 जुलाई को। और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी उनका जयंती दिवस हाजीपुर में हम लोग मनाने जा रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। ये जब से पापा गए हैं तब से ये परंपरा रही है कि उनका जयंती दिवस उनकी कर्मभूमि पे हम लोग आयोजित करते रहें। और जिस दिन वो गए वो दिन हम लोग हर साल हमारे गांव में शहरबन्नी में हम लोग उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। इस बार हाजीपुर में तो पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया ही गया है, पर साथ ही में 2023 में जिसकी जानकारी मैं 5 तारीख को आप लोगों के साथ और विस्तार में साझा करूंगा। 2023 अक्टूबर से हम लोगों ने बीटो करके एक संस्था की हम लोगों ने शुरुआत की थी, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बीटो की हम लोगों ने शुरुआत की। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे जितने बिहारी जो देश से बाहर रह रहे हैं, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, जो बिहारी डायस्पोरा के लोग हैं, जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं और जो अपने राज्य के लिए योगदान करना चाहते हैं, उनको एक मंच पर लाकर उनके माध्यम से बिहार में कैसे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को हम लोग मजबूत करें, इस सोच के साथ बीटो का गठन किया गया था। आज बीटो लगभग 17 देशों में सक्रिय भूमिका में है। 7-8 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे मैं खुद पर्सनली जाकर उसको मैंने उसकी समीक्षा करने का काम किया है। लक्ष्य है 25 देशों तक इस साल बीटो के संगठन को लेके जाने का, और इसके माध्यम से बिहारी ऐसे लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं और अपने देश के लिए निवेश करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देना चाहते हैं, उनको हम लोग एक मंच पे लाने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में लछवाड़ में पहली यूनिवर्सिटी बीटो के माध्यम से हम लोगों ने खोलने का हम लोगों ने कार्य शुरू किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी उस दिन कार्यक्रम के दौरान दी जाएगी। 5 तारीख को संध्या 6 बजे ऊर्जा भवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में क्योंकि माँ महिम का व्यक्तिगत तौर पे भी मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ पुराने संबंध रहे, दोनों एक दूसरे के साथी रहे, एक दूसरे के साथ दोनों ने कार्य किया है, तो ऐसे में उनकी यादों को, उनके साथ जुड़े हुए किस्सों को साझा करने की सोच के साथ आज मैं आया था कि मैं माँ महिम जी से मैं आग्रह करूं। उम्मीद करता हूं कि उस दिन वाले कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगे। इस विषय को लेकर आज उनसे मुलाकात को लेकर क्या कुछ बातें हुई? राजनीतिक जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं, काफ़ी ऐसी जानकारियां थी जो मैं चाहता था कि मैं माँ महिम जी के साथ साझा करूं। उनके द्वारा भी कुछ प्रश्न थे, उन विषयों को लेकर चर्चा हुई, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इलेक्शन कमीशन से मिले हैं जाकर के इंडिया अलायंस के लोग, इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो हो रहा है बिहार में, क्या कहिएगा उस पर सर? इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही है। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है, उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहाँ पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है, एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पर हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के। अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, बिहार में चुनाव हम अलग लड़ेंगे। कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आएँ, बिल्कुल लड़ें। बिहार और बिहारियों को उनको जानने में अभी बहुत समय लगेगा। दिल्ली में भी बिहारियों की एक बड़ी आबादी थी जिन्होंने इनको नकारने का काम किया। ऐसे में अब जब वो स्वयं बिहार आने की सोच रख रहे हैं, ज़रूर आएँ,
पर बिहार या बिहारी उनका समर्थन करेगा एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ राजनीतिक जैसे मंच का इस्तेमाल करने का काम किया। कभी बिहारियों का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। घाना में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला है सर। घाना में मैं मेरे प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, गर्व होता है भाई हम लोग को जब अलग अलग देशों में मेरे प्रधानमंत्री जाते हैं और उस देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है अपने में ये एक इतिहास है कि देश के किसी एक प्रधानमंत्री को इतने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिले। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है, उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस नाते मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ जिनको देश ही नहीं दुनिया के जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो अपने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित करते हैं। चिराग जी, आपने बयान दिया था कि चिराग पासवान के रहते हुए दलितों को कोई कुछ नहीं कर सकता। जीतन राम मांझी करें कि चिराग पासवान ना समझ है, अनुभव की कमी है उनमें। जो कहते हैं वो करते नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अनुभव आप देख रहे हैं, आदरणीय मांझी जी मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों को का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोग के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ है और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद में उनका जरूर चाहूँगा। सवाल लेंगे राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर्स लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया। क्या एक जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं, और दूसरा मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बार सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज़ पे, इन अथॉरिटीज़ पे आपको विश्वास रखना होगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा। अभी समय है, चुनाव में अभी समय है, और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।